लखनऊ से अब खबर, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बड़ा बयान, जहां प्रति वर्ष दिया जाएगा बेस्ट एमएलए अवार्ड, जहां 1 या 2 सदस्यों को मिलेगा उत्कृष्टता अवार्ड, जहां चयन के लिए बनाई जाएगी विधायकों की समिति, जहां उत्कृष्टता के कई मानकों पर होगा सदस्य का चयन के उपरांत दिया जाएगा सदस्यों को उत्कृष्टता अवार्ड। तो देखिए, सभापति महोदय ने यह महत्वपूर्ण जिक्र किया है, नई पहल, जहां चयन के लिए विधायकों की समिति भी बनाई जाएगी और इसी के साथ विधायकों को उत्कृष्टता अवार्ड मिलेगा उनके काम के प्रति, ताकि वो भी प्रोत्साहित हो। तो उत्कृष्टता अवार्ड मिलेगा। आपसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का ये बड़ा बयान सामने आया है। सभी माननीय अध्यक्षगण, संबंधित विधानसभाओं के माननीय सभापति और उपाध्यक्ष यहाँ पर हैं, उप सभापति यहाँ पर हैं, सभी लोगों को वो एक संयुक्त सम्मेलन होगा। उसके एक दिन पहले सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस होती है जो 10 तारीख होती है, जिसमें हमारे प्रमुख सचिव श्री प्रदीप जी ने भागीदारी की। इसका उद्घाटन देश के माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री प्रदीप धनखड़ जी ने किया था। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, देखिए, ये बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरीके से एमएलए को हर वर्ष अवार्ड दिया जाएगा और ये इसकी क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके, किन मानकों के आधार पर ये उत्कृष्टता अवार्ड दिया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो यूपी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष जो बेस्ट एमएलए हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और 403 विधायक हैं, उसमें से ये चुना जाएगा कि सबसे ज्यादा उपस्थिति किस विधायक की रही है, किस विधायक ने सदन में जो लोगों से जुड़े हुए जो आम जन के मुद्दे हैं वो ज्यादा रखे हैं, कितने महत्वपूर्ण चीजें सदस्य की तरफ से सदन में रखी गई हैं, किन किन चीजों को लेकर सदन ने उनकी व्यवस्थाएं कराई हैं, सदन को क्या क्या सुझाव दिए जिनका इम्प्लीमेंट हुआ है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इस पूरी चयन समिति के लिए महत्वपूर्ण होंगी। हालांकि उसके लिए एक चयन समिति भी होगी जिसके अध्यक्ष कुछ यूपी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और कुछ विधायक उसमें सदस्य होंगे, जो ये तय करेंगे कि पूरे साल भर की प्रोसीडिंग में कौन से विधायक ने सबसे ज्यादा बेहतर चीजें सदन के अंदर रखी, सबसे ज्यादा उपस्थिति उनकी रही, कोई ऐसा वाक्य उनकी तरफ से नहीं आया जो कि सदन की नियमावली के विरुद्ध हो। ये बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान देने योग्य होंगी, जिसके बाद चयन समिति की तरफ से ऐसे उत्कृष्ट एमएलए का चयन किया जाएगा जिनको एमएलए बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी यूपी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि यूपी विधानसभा में चीजें कैसे बेहतर ढंग से हो, उसके लिए नई व्यवस्था यूपी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार कोशिश करके की जा रही है। जी बिल्कुल, क्या इसके लिए कोई समिति का भी गठन किया गया है इसके? बिल्कुल, इसके लिए समिति गठन को लेकर निर्देश जारी हो गए हैं, जिसमें यूपी विधानसभा के सदस्य ही उसके सदस्य होंगे, साथ ही साथ यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ही चयन समिति के भी अध्यक्ष होंगे और वो ये तय करेंगे कि किस विधायक को बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया जाए। हालांकि इनकी संख्या 1 या 2 होगी, जो कि साल में एक बार चयनित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां विधान परिषद चुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी, जहां 3 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक, सांसद और प्रभावशाली नेताओं की बैठक होगी कल। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धनपाल सिंह बैठक को करेंगे संबोधित, जहां विधान परिषद के 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा है। बीजेपी ने चुनाव में सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, बड़ी तैयारी में है सभी पार्टियां, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जहां बता दें, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धनपाल सिंह की समीक्षा में बैठक हुई। बैठक को संबोधित किया गया। विधान परिषद के 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा है। बीजेपी ने चुनाव में सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए विधान परिषद, क्योंकि पहली बार देखिए ऐसा हुआ जब दोनों ही सदनों में एक पार्टी को, एक सत्ता को बहुमत थी। और चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी, देखिए बीजेपी का
की तरफ से बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सभी 5 सीटों पर कब्जे का बड़ा लक्ष्य है। जी, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से विधान परिषद का चुनाव है उसमें अब पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है। जिससे आपको बताऊं 3 निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जो कि संगठन प्रदेश महामंत्री हैं, कल एक बैठक होगी जिसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि इसमें से 3 सीटें जो है वो अभी भाजपा के पास है, उसमें से फिर से उन्हीं 3 उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया गया। आपको बता दूं 2 सीटों पे निर्दलीय है जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने पास करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके की रणनीति है, किस तरीके के आयोजन है, जिस तरीके के कार्यक्रम रखे जाएंगे, उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तमाम वहाँ के सांसद और विधायक हैं जो वहाँ के जो लेटर है या फिर प्रभारी जो मंत्री या पदाधिकारी है अगर हैं, उनके साथ बैठक की जाएगी। किस तरीके की योजनाएं हैं जिसको लेके आगे चुनाव में हमको जाना है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से 30 तारीख को जो मतदान होना है, 26 तारीख को 30 तारीख को जो मतदान होना है, उसके लिए पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी। किस किस को क्या दायित्व दी जाएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा कल तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। और देखिए, इसमें विधान परिषद के लिए हो चाहे कोई भी चुनाव हो, बीजेपी बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है मनीष। और विधान परिषद का क्योंकि चुनाव अलग होता है, तो क्या स्ट्रैटेजी पर मंथन रहेगा? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से जो पूरी रूपरेखा है, सबसे अहम चीज है कि डबल इंजन की जो सरकारें हैं, डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी योगी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा, वो किस तरीके से की जा रही है। वहाँ पे सांसद और जो विधायक हैं उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, वहाँ पे जो रणनीति बनाई गई है, उसको उसके मद्देनजर करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह के जो आपके प्रभावशाली नेता है, जो पदाधिकारी है, वहाँ पे उनको एक साथ लेके जो चुनाव है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनको दी जा सकती है। माना जा रहा है कि जिस तरह से जो चुनाव है उसकी रणनीति को लेके उसकी भूमिका है, क्योंकि अभी हमने देखा था 2023 की शुरुआत हुई थी, उसमें भी जिस तरह से दिया संतोष आए थे, रणनीति बनाई गई थी, उसमें तमाम चुनाव को लेकर भी बात की गई थी। चाहे ये स्नातक खंड हो, चाहे जो चयन प्रक्रिया थी उसको लेकर जिनकी साथ विधायक चुनाव पर भी बैठक की हुई थी। और साथ ही साथ आपको बता दूं जिस तरीके से मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी जा रही है, उसमें वो किसी तरीके की भी कोई कोताही नहीं करती है। इसलिए जो 3 सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी काबिज है, उसके साथ साथ जो 2 सीटें जो निर्दलीय उम्मीदवार थी उसको काबिज करके साफ संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो रणनीति है, जो विश्वास है जनता का, वो भारतीय जनता पार्टी का लगातार कायम है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी रणनीति के साथ अब बीजेपी आगे बढ़ेगी। विधान परिषद चुनाव में लक्ष्य रखा गया है कि सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। अभी आपको बता दें 3 सीटें बीजेपी के पास है, 2 निर्दलीय के पास है, लेकिन अब बीजेपी इसे बदलकर 5 सीटों पर कब्जा करना चाहती है। जौनपुर से अब खबर, जहां पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। जहां नीली बत्ती लगी स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल फोन, 10 आधार कार्ड, 3 मोहर, 2 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। एक जोड़ी वर्दी के साथ कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। मोबाइल फोन, 10 आधार कार्ड, 3 मोहर, 2 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। ये फर्जी क्यों बनकर घूमता था, इसका पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस। फिलहाल जो तमाम चीजें, महत्वपूर्ण चीजें बरामद हुई हैं, उनके आधार पर पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। साथ ही उससे भी पूछताछ कर रही है जो फर्जी दारोगा बनता था और नीली बत्ती की गाड़ी में चलता था। तो एक जोड़ी वर्दी के साथ कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं, जहां पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है गाड़ी समेत। बताया जा रहा है स्कॉर्पियो गाड़ी थी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, ये फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूछताछ में पता लग पाया पुलिस को? जी, आपको बता दें कि जब यहाँ पर पुलिस ने के दौरान उसको रोकने का प्रयास किया तो मैं यहाँ पुलिस पर धौंस दरोगा हूँ देखते उन्होंने ऐसे जब यहाँ पुलिस तस्दीक जानकारी किया तब ये मालूम हुआ कि ये पूरी तरह से फर्जी है। ने तत्काल उसको गिरफ्तार कर पूछताछ किया है। उसके बाद तमाम ऐसे मोहर, स्टैंप और तमाम ऐसे चीज मिले जिससे साफ प्रतीत होता है कि वो कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में फर्जी दरोगा बन निकला था। अब मनियाहू लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, मालूम हो सकेगा
इराक में निकला था फर्जी दरोगा जी। बिल्कुल, क्यों ये ऐसे फर्जी दरोगा बनकर घूमता था? 10 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इन सब के संबंध में क्या जानकारी लग पाई है पुलिस के हाथ, देवेंद्र? जी आपको बता दें कि लगातार मनियाहू पुलिस और तमाम अधिकारी आला कर रहे हैं कि किस फिराक में वो बड़ी वारदात करने के लिए जानकारी पाई है। लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि लगातार कई प्रदेशों कई जिलों में ऐसे का वीडियो जब होता है तब जाके सक्रिय, लेकिन आज मनियाहू पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान पूछताछ की तब ये जानकारी हुई और जिस हिसाब से फर्जी दरोगा मनियाहू पुलिस पर रौब दिखा रहा था कि मैं दरोगा हूँ, उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर बिल्कुल, तो बहुत बड़ा ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए गिरफ्तारी हुई। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। सहारनपुर से अब खबर, जहां कोषागार का बाबू होमगार्ड रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। पेंशन बनवाने आई युवती से की थी 3000 रुपए की मांग, जहां मेरठ एंटी करप्शन टीम ने सदर बाजार पुलिस के हवाले किया है। तो देखिए बड़ा पूरा मामला, जहां किस तरीके से खुलेआम रिश्वत ली जा रही है और कोषागार का बाबू को, होमगार्ड को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। पेंशन बनवाने आई युवती से 3000 रुपए की मांग की और रिश्वत ले रहे थे सरेआम। एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने सदर बाजार पुलिस के हवाले कर दिया है इन आरोपियों को। तो पेंशन बनवाने आई युवती से 3000 रुपए की मांग की गई थी, यानी कि खुलेआम रिश्वत ली जा रही थी। जो उनका हक है उसमें भी ये लोग धांधलेबाजी करते हैं, रिश्वत वसूलते हैं उनसे, जिसके चलते जो मजबूर लोग हैं उनको दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन ये सराहनीय कदम सामने आया है एंटी करप्शन टीम का, जहां पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है बाबू को। और वहाँ के प्रधान लिपिक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, ट्रैप किया था। उसका मुकदमा कल सदर बाजार में लिखा गया है और आज दोनों अभियुक्तों को एंटी करप्शन टीम एंटी करप्शन कोर्ट मेरठ लेके गई है पेश कराने के लिए। आगे की विवेचना थाना सदर बाजार से की जाएगी, एंटी करप्शन टीम के द्वारा ही की जाएगी, उनके ही विवेचक होते हैं उनके द्वारा की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही इसमें विवेचना में आगे प्रगति की जाएगी। सर कल जिस टीम जब पकड़ा था वो सहारनपुर की यूनिट थी या मेरठ से टीम आई थी? नहीं, सहारनपुर की ही यूनिट है वो, एंटी करप्शन सहारनपुर की ही यूनिट है और अभी इनका नया गठन हुआ है। यहाँ पे इनका ऑफिस भी अभी निर्माणाधीन है और इनकी कोर्ट जोन में एक ही है मेरठ में, वहाँ पे उनकी पेशी टीम ने। और हमारे संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विनीत, देखिए किस तरीके से जो उनके हक का काम है उसमें भी ये लोग रिश्वत लेते हैं, ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मौके से अपडेट? बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बड़ी खबर ये यहाँ पर सहारनपुर की है, क्योंकि यहाँ पर सहारनपुर में जो यहाँ पर अपर निदेशक कोषागार और पेंशन का जो यहाँ पर दफ्तर है, यहाँ पर ये बाबू, बड़े बाबू के पद पर ये तैनात था और इसके साथ ही एक यहाँ पर होमगार्ड का सिपाही यहाँ पर तैनात था। तो एक मुजफ्फरनगर की एक युवती थी जो अपने पिता की डेथ के बाद यहाँ पर पेंशन के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। उसी से ये रिश्वत मांगने की इन्होंने यहाँ पर कोशिश पहले कई दिन तक लगातार ठहराते रहे। उसके बाद फिर 3000 रुपए की मांग यहाँ पर की गई और जब इस युवती ने फिर उसके बाद जो एंटी करप्शन की टीम थी उसको बकायदा शिकायत की और उसी के चलते जो मेरठ की यूनिट थी और सहारनपुर की जो यूनिट थी, उन दोनों टीमों ने मिलकर इन दोनों बाबू को और जो होमगार्ड का सिपाही है उन दोनों को यहाँ पर पकड़ा है और दोनों के खिलाफ जो है थाना सदर बाजार में FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल दोनों को सहारनपुर पुलिस के हवाले किया गया है। जी बिल्कुल, और इससे पहले भी कई मामलों में इन लोगों ने रिश्वत ली होगी, क्या वो मामले भी खंगाले जाएंगे विनीत? देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से ये लोग वहाँ पर जो यहाँ बड़े बाबू के पद पर तैनात था वहाँ पर विभाग में, तो उसी के चलते जो होमगार्ड था, ये होमगार्ड बड़े बाबू के कहने पर रिश्वत खोरी वहाँ पर करता था। जो तमाम लोग वहाँ पर पेंशन को लेकर आते होंगे, जरूर कहीं ना कहीं उनके पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की होंगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो सहारनपुर पुलिस है वो कहीं ना कहीं जांच यहाँ पर कर रही है और जो भी खुलासा होगा या जो भी आगे के जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए।
लखनऊ से अब खबर, जहां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए यूपी से रिलीव हुए एडीजी पीयूष आनंद। जहां सीआईएसएफ में एडीजी बने आईपीएस पीयूष आनंद। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अफसर हैं पीयूष आनंद। पीयूष मौर्या बनेंगे एडीजी। तो सीआईएसएफ में एडीजी बने आईपीएस पीयूष आनंद, जहां 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अफसर हैं पीयूष आनंद। तो पीयूष मौर्या बनेंगे एडीजी। तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए यूपी से रिलीव हुए हैं एडीजी पीयूष आनंद। सीआईएसएफ में एडीजी आईपीएस बने पीयूष आनंद। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अफसर हैं। तो पीयूष मौर्या बनेंगे एडीजी। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए यूपी से रिलीव हुए हैं एडीजी पीयूष आनंद। सीआईएसएफ में एडीजी बने आईपीएस पीयूष आनंद। तो बड़ा पद उनको दिया गया है। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अफसर रहे हैं वो, जिन्हें एडीजी बना दिया गया है। बनेंगे वो एडीजी और इसी के साथ उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लखनऊ से अगली खबर, जहां लोहिया संस्था के डॉक्टर अमित नायक की संदिग्ध मौत। जहां इंदिरा नगर के सेक्टर 14 स्थित घर में उनका शव मिला। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को बाहर निकाला। डॉक्टर के शव के पास पड़े मिले इंजेक्शन। तो डॉक्टर को शव के पास इंजेक्शन पड़े भी मिले हैं। इंजेक्शन के ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। लोहिया संस्था में सीनियर रेजिडेंट थे डॉक्टर अमित नायक। डॉक्टर के शव के पास इंजेक्शन पड़े मिले हैं, जिसके चलते ये संभावना लग रही है कि ओवरडोज की वजह से इंजेक्शंस की उनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। डॉक्टर के शव के पास इंजेक्शंस भी मिले हैं, अब उसकी भी जांच की जा रही है। ओवरडोज से मौत की आशंका है। लोहिया संस्था में सीनियर रेजिडेंट थे डॉक्टर अमित नायक। तो कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। डॉक्टर के शव के पास जो इंजेक्शंस मिले हैं उनकी भी अब जांच की जाएगी। किस चीज के वो इंजेक्शंस थे, क्या ओवरडोज की वजह से उनकी मृत्यु हुई, इन तमाम चीजों का पता लगाया जाएगा। वाराणसी के रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि 51 दिन की यात्रा में क्रूज 50 जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें पर्यटकों को न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे बल्कि यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा जी हमारे लिए जल का स्रोत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे की पट्टी आजादी के बाद पिछड़ती चली गई। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए, जरूरी है। इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का अभियान चलाया। यानी हमने गंगा के आसपास के राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का नया वातावरण बनाने का कदम उठाया। ये क्रूज अर्थ गंगा में अभियान को नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं कि प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां कैसी भी रही हो, आज का दिन हमारे लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। काशी से एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये सीएम योगी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि एक नए युग में आज प्रवेश किया गया है। आज से एक नए पर्यटन की शुरुआत है और इसी के साथ स्वीडन से आए सभी अतिथियों का स्वागत।
पूरी दुनिया ने भारत को बदलते देखा है। आज से एक नई पर्यटन की शुरुआत हो रही है। ये बड़ा कदम सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको बताया है। बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है, वो भी अभूतपूर्व है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा। इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हो। और इसी के साथ 4 का चक रिव्यू में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।